हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं मुकेश बिश्नोई एजू हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी हिस्ट्री की अपनी 4th वीडियो है आज, और 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? एक ऐसी भावना जिसमें अपने देश के प्रति प्रेम और गौरव की अनुभूति हो। देश के प्रति प्रेम और गौरव की अनुभूति यानी कि अपने अंदर ऐसी फीलिंग आए कि हम देश के लिए हैं और देश हमारे लिए है, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो ऐसी भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है निरंकुशवाद। निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं होता, यानी कि सब अपनी मनमानी चलती है यहाँ पर। नेक्स्ट है कल्पनादर्श या यूटोपिया। कल्पनादर्श या यूटोपिया यानी कि जो ऐसा समाज जो सिर्फ ख्यालों में हो सकता है, वास्तव में इसका होना असंभव है। तो क्या कहेगा? ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना असंभव है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति को ही यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई। क्रांतिकारियों ने निरंकुश राजा के राजतंत्र का अंत करके सत्ता फ्रांसीसी नागरिकों के समूह को सौंप दी और राष्ट्र राज्य का गठन किया। फ्रांसीसी सेना की गतिविधियां 1789 की सफल क्रांति के बाद 1790 में फ्रांसीसी सेना हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी और क्रांतिकारी युद्ध शुरू किए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है नेपोलियन। नेपोलियन की नागरिक संहिता। नेपोलियन ने 1804 में नागरिक संहिता जारी की, जिसमें कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। नेपोलियन 1850 तक शासक रहा था और वाटरलू के युद्ध में उसकी हार के बाद इसका पतन हो गया था। नेक्स्ट कुछ एक इम्पोर्टेंट डेट हमारे पास है, इनको याद रखना है। 1688 इंग्लैंड में शानदार क्रांति हुई। 1707 यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन का गठन। 1756 इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य युद्ध शुरू हुआ। 63 के अंदर युद्ध ये खत्म हो गया। 1769 नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। 1769 में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई और लुईस 16वें को फांसी दी गई थी, फ्रांस के जो सम्राट थे उसको। 1797 नेपोलियन का इटली पर हमला, यानी कि यहां से नेपोलियन के युद्धों की शुरुआत होती है। 1850 इसके अंदर वियना की संधि हुई थी और 1850 के अंदर ही नेपोलियन का पतन हो गया। वाटरलू का जो युद्ध था इसके जीवन का आखिरी युद्ध था। नेक्स्ट 1921 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। 1830 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना 1830 के अंदर, और 1832 के अंदर कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी। तो जो भी हाईलाइट किए हुए पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनको बढ़िया तरीके से याद करना है। तो 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1859 से 70 तक इटली का एकीकरण हुआ और 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट आगे पॉइंट 1905 हैब्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। 1914 में प्रथम महायुद्ध का प्रारंभ होना और 18 के अंदर ये प्रथम महायुद्ध समाप्त हो जाता है। उदारवाद, अगला पॉइंट हमारे पास है उदारवाद। उदारवाद ऐसी विचारधारा का जन्म यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में हुआ था। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो मतलब सबको बराबरी का हक देके बनती है।
सबको समान रूप से। तो यह विचारधारा राजनीतिक रूप से ऐसी सरकार पर जोर देती थी जो सहमति से बनी हो, यानी कि जिसमें सबकी सहमति, सबकी जो बराबरी इसके अंदर जरूरी होती है, ऐसी सरकार। जॉलवेराइन 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित किया गया एक शुल्क संघ, जिसने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 30 से ऊपर थी। ध्यान रखेंगे, जॉलवेराइन 1834 के अंदर प्रशा की पहल पर स्थापित किया गया शुल्क संघ था। नेक्स्ट है 1815 के बाद का नया रूढ़िवाद। तो नेपोलियन की हार हो गई। यूरोप में 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद से प्रेरित थी। तो इसके बाद की जो सरकारें थी वो रूढ़िवाद से प्रेरित थी। तो रूढ़िवाद क्या होता है? प्राचीन जो मतलब पुराने विचारों के जो लोग होते हैं उनको रूढ़िवादी कहते हैं। नेपोलियन की पराजय 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया। तो ये ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, इन चारों ने मिलकर एक अकेले नेपोलियन को पराजित किया था। और वाटरलू की बैटल इसको बोला जाता है। वाटरलू की लड़ाई के अंदर ये हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, रूढ़िवाद क्या होता है? ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की अपेक्षा क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। यूरोप में क्रांतियों का युग 1830 से 1848, ये यूरोप में क्रांतियों का युग है। इस टाइम में मतलब क्रांतिकारी गतिविधियां अपने चरम पर थी। देखते हैं आगे क्या पॉइंट है। क्रांतिकारी गतिविधियां क्या कहता है? क्रांतिकारियों ने फ्रांस में जुलाई 1830 में बूर्बो राजा के शासन को उखाड़ फेंका। कुछ समय बाद ब्रसेल्स भी यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रोमानीवाद। यूरोप में चला ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रोमानी कवियों और कलाकारों ने अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट है यूरोप में भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह। 19वीं सदी में यूरोपीय किसानों की स्थिति खराब थी। उन्होंने तंग आकर 1848 में विद्रोह किया। बेरोजगारी बढ़ गई थी और 1845 में सिलेशिया के बुनकरों ने उन ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जो उन्हें कच्चा माल देकर कपड़ा लेते थे। तो यानी हम देख सकते हैं इस टाइम तक जब भारत ब्रिटेन के अधीन था, यूरोपीय जो देश थे वो दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाए बैठे थे और उनकी खुद की हालत देख सकते हैं हम लोग कैसी थी। तो उनकी खुद की हालत बहुत ख़राब थी, इसीलिए वो हमारे देशों के अंदर आए थे और यहाँ से वो जो भी लूट कर या फिर जो भी कमाकर मुनाफा कमाकर लेकर जाते थे, उससे ही इन्होंने आज के टाइम में हम देख सकते हैं इनके विकास किस तरीके से हो रहा है। तो हम सोच सकते हैं जो हमारे देश का जो धन है उसी से ही इंग्लैंड, फ्रांस जो है आज के टाइम में विकसित है। नेक्स्ट पॉइंट है 1848 उदारवादियों की क्रांति। अनेक यूरोपीय देशों में बेरोजगारी, भूखमरी और गरीबी से ग्रस्त लोगों और पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोगों ने यूरोप में क्रांति का बिगुल बजाया। फ्रैंकफर्ट संसद 18 मई 1848 को सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के 831 निर्वाचित प्रतिनिधि फ्रैंकफर्ट संसद का गठन किया। तो ये डेट अपने को याद रखनी है। फ्रैंकफर्ट संसद 18 मई 1848 को जर्मन नेशनल असेंबली के सदस्यों ने इसका गठन किया था। नारीवाद, स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 22 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इटली का एकीकरण 1860 में गैरीबाल्डी के नेतृत्व में सैनिकों और सशस्त्र बलों ने दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों
के राजतंत्र में प्रवेश किया और स्पेनिश शासकों को हटाकर 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। 1860 गैरिबाल्डी के नेतृत्व में ये लोग गए थे और दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राजतंत्र में प्रवेश किया इन्होंने और स्पेनिश शासकों को हटाकर 1861 विद्रोह किया था इन्होंने 1860 में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में और राजा बनाया था 1861 में इमैनुअल द्वितीय को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन, यानी कि जिसको आज हम लोग यूके या इंग्लैंड बोल देते हैं, तो यही रहेगा। विभिन्न द्वीप समूहों और छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे पहले ये भी अलग अलग टुकड़ों में बंटे हुए थे, इनका फिर एकीकरण किया गया था। तो ध्यान रखेंगे 1707 के अंदर ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। नेक्स्ट कुछ एक प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं जो उस टाइम की क्रांतियों के अंदर महत्वपूर्ण रोल अदा करते थे लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो सबसे पहला ही है टूटी हुई बेड़ियां। ये किसका प्रतीक थी? आजादी मिलने का प्रतीक थी। बाज छाप कवच, तो ये जर्मन साम्राज्य की शक्ति प्रतीक था। ये बलूत की पत्तियों का मुकुट, तो ये बहादुरी का प्रतीक था। तलवार जो दिखाई जाती थी वो मुकाबले की तैयारी, और तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा 1848 में उदारवादी राष्ट्रीयों का झंडा था ये, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। उगते सूर्य की किरणें, तो ये नए युग का सूत्रपात रहेंगी। साम्राज्यवाद क्या होता है? एक शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अन्य देशों पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की प्रक्रिया साम्राज्यवाद कहलाती है। आगे हमारे पास वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं देखेंगे क्या है। फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकार अपनी रचनाओं में स्वतंत्रता को किस आकृति में वर्णित करते थे? एक महिला की आकृति के रूप में वर्णित इसको किया जाता था। निरंकुश व्यवस्था से क्या समझते हैं? ऐसी सत्ता जिस पर कोई अंकुश नहीं होता। कल्पनादर्श समाज किसे कहते हैं? ऐसा समाज जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव रहेगा। गणतंत्र क्या होता है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के निर्माण और संचालन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसके अंदर अर्नस्ट रेनन ने किस विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया था? ये सोर्बोन विश्वविद्यालय में व्याख्यान इन्होंने दिया था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद सत्ता किसको सौंप दी गई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद सत्ता फ्रांसीसी लोगों के समूह को सौंप दी गई थी। तो इसके अंदर जो मध्यम वर्गीय लोग थे, मध्यम वर्गीय जो लोग उस टाइम में जो जिनकी रेपुटेशन अच्छी थी, जो अच्छे खासे पैसे वाले थे, मध्यम वर्ग के लोग, उनको सौंपी गई थी। नेपोलियन ने फ्रांस में किस शासन व्यवस्था की स्थापना की? तो राजतंत्र शासन प्रणाली की स्थापना की। दशमलव प्रणाली के अंदर नापतोल की इसने प्रणाली पर प्रचलित की थी। ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। नापतोल की दशमलव प्रणाली नेपोलियन की देन है। 1804 की नागरिक संहिता आमतौर पर किस नाम से जानी जाती है? तो ये नेपोलियन संहिता के नाम से जानी जाती है। जूसेप्पे मैत्सिनी कौन था? 1830 के दशक में इटली गणराज्य का एक क्रांतिकारी रहेगा जूसेप्पे मैत्सिनी। फ्रांसीसी क्रांति के समय सम्राट कौन था? लुई 16वां था। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? इटली का बिस्मार्क काउंट कैमिलो दे कावूर, ये नाम याद रखेंगे। काउंट कैमिलो दे कावूर को इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में बंटा हुआ था? तो 7 राज्यों में ये बंटा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य इटली के केवल एक राज्य में इतालवी राजघराने का शासन था। उसका नाम बताइए? तो उसका नाम था सार्डिनिया पिडमोंट। किस वर्ष को नेपोलियन का पतन वर्ष माना जाता है? तो 1815 वाटरलू के युद्ध में ब्रिटेन, प्रशा, ऑस्ट्रिया इनके खिलाफ इसका युद्ध हुआ था और इसका पतन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, किन यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर 1815 में नेपोलियन को हराया था?
तो नेपोलियन को ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर हराया था। ये पॉइंट हम पहले कर चुके हैं। पीडीएफ थोड़ी ये क्लियर नहीं है, वीडियो थोड़ा सा आपको इसके अंदर चलिए नेक्स्ट पॉइंट है वियना संधि कब हुई। तो वियना संधि 1815 के अंदर हुई थी। नेपोलियन ने 39 राज्यों को मिलाकर कौन सा महासंघ स्थापित किया। तो जर्मन महासंघ नेपोलियन ने स्थापित किया था 39 राज्यों को मिलाकर। यंग इटली संगठन की स्थापना। तो यंग इटली जंक्शन जो जूसेपे मैत्सिनी वहां का क्रांतिकारी रहेगा, उन्होंने की थी। यूरोप में किस युग को क्रांतियों का युग कहा जाता है, ये पॉइंट भी हमने पहले डिस्कस किया। 1830 से 48 का टाइम क्रांतियों का टाइम कहा जाता है। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कब की गई। तो फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना 1830। फ्रांस में 1830 में स्थापित संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष कौन था। तो ये लुई फिलिप था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ये किसने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किसने कही थी ये बात। ये बात मैटरनिक ने कही थी। मैटरनिक, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मैटरनिक की कही हुई बात है ये। 1832 को कुस्तुनतुनिया की संधि का क्या परिणाम था। तो इस संधि के तहत यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई थी। 1832 के अंदर कुस्तुनतुनिया की संधि और यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है रूस के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कब हुआ। तो 1831 के अंदर। ग्रिम बंधुओं का जन्म किस देश में और किस शहर में हुआ था। तो ग्रिम बंधुओं का जन्म जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ था। ग्रिम बंधु फ्रांस के बारे में क्या राय रखते थे। तो ग्रिम बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते थे, यानी कि ये फ्रांस के विरुद्ध थे। अपने जर्मनी के अंदर ये इनका इंटरफेयर नहीं चाहते थे। 1845 में सिलेसिया के बुनकरों ने किसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो उन्होंने उन ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह किया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे। कौन सा दशक यूरोप में कठिनाइयां लेकर आया। तो 1830 का दशक कठिनाइयां लेकर आया था। हर तरफ भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, हाहाकार मचा हुआ था। और 9th क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि रोटी पाव रोटी के लिए ये लोग सड़कों पर उतर आए थे। इतनी महंगाई, उस टाइम खाने की चीजें इनको नहीं मिल रही थी। फ्रैंकफर्ट संसद का गठन कब किया गया। तो ये 18 मई 48 को किया गया था। फ्रैंकफर्ट संसद में कितने निर्वाचित प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। तो 831 प्रतिनिधियों ने हिस्सा इसके अंदर लिया था। अगला पॉइंट हमारे पास, जर्मनी का एकीकरण तो किस काल को माना जाता है। 1866 से 71 इसको जर्मनी के एकीकरण के नाम से जाना जाता है। नए जर्मन साम्राज्य की गठन की घोषणा कब और किसके नेतृत्व में हुई। तो 18 जनवरी 1871 को राजा विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी। विलियम प्रथम, और टाइम याद रखेंगे, डेट याद रखेंगे हम लोग, 18 जनवरी 71। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश संसद ने देश के राजतंत्र से सत्ता कब छीन ली। तो 1688 में सत्ता इसके राजतंत्र से छीन ली थी। ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ। 1707 के अंदर। और 1801 में किस राज्य को बलपूर्वक यूके के अंदर यूनाइटेड किंगडम में मिलाया गया। आयरलैंड को इस टाइम में बलपूर्वक मिलाया गया था। आयरलैंड किन दो धार्मिक गुटों में बंटा हुआ था। तो ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये ईसाइयों के दो गुट है। जैसे मुसलमानों के अंदर शिया और सुन्नी होते हैं, उसी तरीके से ईसाइयों के अंदर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, इनकी भी आपस में नहीं बनती, एक दूसरे के ये विरोधी होते हैं। और शिया और सुन्नी जिस तरीके से एक दूसरे के विरोधी हैं, उसी तरीके से ये भी एक दूसरे के विरोधी हैं। तो
तो कैथलिक और प्रोटेस्टेंट दो गुटों के अंदर आयरलैंड उस टाइम में बंटा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, ब्रितानी झंडे का क्या नाम था? तो यूनियन जैक। ब्रिटेन का राष्ट्रीय गान क्या है? गॉड सेव आवर नोबल किंग, गॉड सेव आवर नोबल किंग। मौर्यान की छवि कहाँ अंकित की गई? सिक्कों और डाक टिकटों पर। जर्मेनिया का चित्र कब और किसने बनाया? जर्मेनिया का चित्र 1848 में, 1848 में, और बनाया किसने? फिलिप वेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूरोप में टूटी हुई बेड़ियां किसका प्रतीक थी? तो ये आजादी मिलने का प्रतीक थी। नए युग के सूत्रपात के रूप में तो उगते हुए सूर्य की किरणों को माना जाता था। शांति की चाह, जैतून की डाली, तलवार पर लिपटी हुई। ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सारे। 1871 के बाद यूरोप का कौन सा क्षेत्र गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था? तो ये बाल्कन क्षेत्र रहेगा। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1841 में, और खत्म कब हुआ था? 1914 में शुरू हुआ और 1918 के अंदर समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है, बलूत पक्तियों का मुकुट किस बात का प्रतीक है? तो ये बहादुरी का प्रतीक है। कार्ल वेलकर कौन था? कार्ल वेलकर जर्मनी की फ्रैंकफर्ट संसद का एक निर्वाचित सदस्य था, जिसने महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक सिद्ध करने के लिए, यानी कि पुरुषों के ऊपर ज़्यादा इसने महत्व दिया था और अपने विचार इसने दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, लुइजे ऑटो पीटर्स। लुइजे ऑटो पीटर्स कौन थी? तो यह जर्मनी की एक नारीवादी राजनीतिक कार्यकर्ता थी, जिसने महिलाओं को बराबरी दिलाने के लिए राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया। तो ये कार्ल वेलकर, इसने तो सिर्फ पुरुषों की श्रेष्ठता सिद्ध की थी और महिलाओं को उस टाइम में निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, और इसी के विरुद्ध ये जो लुइजे ऑटो पीटर्स है, इसने आवाज़ उठाई थी और इसने महिलाओं को बराबरी दिलाने के लिए राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया। नेक्स्ट है, मौर्यान कौन थी? मौर्यान मौर्यन फ्रांस के कलाकारों द्वारा निर्मित एक काल्पनिक महिला की तस्वीर थी, जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती थी। जैसे हमारे भारत के लिए भारत माता का जो फोटो है, इसी तरीके से फ्रांस के अंदर मारियान और जर्मनी के अंदर जर्मेनिया, ये काल्पनिक देवियां रहेगी। तो ये आगे ही क्वेश्चन है, जर्मेनिया कौन थी? तो जर्मेनिया जर्मनी के कलाकारों द्वारा जर्मन राष्ट्रीय एक महिला के रूप में प्रतिनिधित्व करती हुई तस्वीर थी। निरंकुशवाद क्या होता है? ये भी पॉइंट पहले डिस्कस किया। किसी का मतलब कोई कंट्रोल नहीं होता है इसके ऊपर किसी चीज का, एकदम से तानाशाही सरकार होती है इस टाइम में। जनमत संग्रह क्या होता है? जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान होता है, जिसके जरिए क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता की 1804 की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो जन्म आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति हो गई और बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया था। नेक्स्ट हमारे पास उदारवाद हमने देख लिया, सबको बराबरी का अधिकार। रूढ़िवाद प्राचीन मान्यताओं को मानना। नारीवाद महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक दिलवाना। विचारधारा, ये 59 क्वेश्चंस जो है, 59 नंबर क्वेश्चन। नृजातीय समूह, इससे क्या तात्पर्य है? नृजातीय समूह एक ऐसा समुदाय होता है जो साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम या पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। तो यानी कि एक ऐसा समुदाय जो साझा हो, यानी कि जिनकी नस्ल एक हो, जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय मूल का हम कहते हैं, और या हम कहें ब्रिटिश मूल का, तो वो जो नस्ल जिनकी एक है, यानी कि जिनके पूर्वज जो है वो किसी एक समुदाय से संबंधित है, तो उनको, या जिनका जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, जिसे सिख समुदाय अपनी पगड़ी को अपनी पहचान मानता है, इस तरीके की कोई चीज़ हो तो उसको कहें नृजातीय समूह, उस टाइम में कहा जाता था।
नेक्स्ट है हमारे पास 61 नंबर क्वेश्चन। इटली का एकीकरण कब और कैसे हुआ? तो 1860 में गैरीबाल्डी के नेतृत्व में दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के राजतंत्र में सैनिक और सशस्त्र बलों ने प्रवेश किया। स्पेनिश शासकों को हटाकर 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एक इटली का राजा घोषित किया था। तो किस किसने घोषित किया, ये अगला ही क्वेश्चन है। इसका इंपॉर्टेंस किसकी रहेगी इसके अंदर? तो गैरीबाल्डी और काबूर, ये दो महत्वपूर्ण व्यक्ति रहेंगे जिन्होंने इसके अंदर इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये वियना संधि 1815 के अंदर हुई। इसका क्या उद्देश्य था? तो हमने देखा था नेपोलियन ने जो पुराने टाइम के जो जन्म आधारित अधिकार चले आ रहे थे उनको खत्म कर दिया था, यानी कि जो राजा का बेटा है वो राजा नहीं बनेगा, ऐसे जो अधिकार थे जो जन्मजात लोगों को मिले हुए थे उनको नेपोलियन ने खत्म किया था। तो इन्हीं अधिकारों को वापस बहाल करने के लिए, यानी कि जो पुराने टाइम की परंपराएं चली आ रही थी उनको दोबारा से लागू करने के लिए जो वियना संधि हुई थी। तो इसके अंदर क्या हुआ? समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के यूरोपीय देशों में प्रसार को रोकना। तो ये सारी चीजें यूरोपीय लोगों के बीच में ना फैलें और जो यहाँ के जो पुराने टाइम के शासक थे वो अपने शासन बनाए रखें, उनके ऊपर कोई आंच ना आए, इसलिए ये वियना संधि की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास ये है इटली का एकीकरण 1870 के अंदर रोम की विजय के बाद हुआ और इटली की राजधानी रोम नगर को ही बनाया गया। नेक्स्ट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क प्रशा का प्रधानमंत्री था। 1866 में सेडोवा को युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराकर सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराकर जर्मन संघ से बाहर कर दिया और इस प्रकार उत्तरी जर्मनी राज्यों में संघ अस्तित्व में आया। तो ये बिस्मार्क कौन था? प्रशा का प्रधानमंत्री रहेगा। नेक्स्ट है यूजीन देलाक्रोआ कौन था? यूजीन देलाक्रोआ, ये सीबीएसई एचबीएसई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। यूजीन देलाक्रोआ कौन था? ये फ्रांसीसी चित्रकार था, फ्रांसीसी चित्रकार रहेगा ये। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फ्रेडरिक सॉर्यू निम्नलिखित में से कौन था? तो ये फ्रेडरिक सॉर्यू एक फ्रांसीसी कलाकार था। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉर्यू के चित्रों का क्या विषय था? तो ये निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष, ज्ञान का उदय और स्वतंत्रता की प्राप्ति, ये इसके जो भी चित्र थे उनके अंदर दिखाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सॉर्यू के चित्रों में किन देशों के लोग दिखाई दे रहे हैं? तो ये अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के लोगों को दिखाया जाता था इसमें। काल्पनिक दुनिया की विचारधारा को निम्नलिखित में से कहा जाता है? तो काल्पनिक दुनिया की विचारधारा को यूटोपिया या कल्पनादर्श समाज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निम्नलिखित में से किस घटना के साथ राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति, इसके साथ ही यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? तो ये फ्रांस का शासक रहेगा। 1790 के दशक में फ्रांसीसी सेनाओं ने निम्नलिखित में किस पर आक्रमण किया? तो ये हॉलैंड एवं बेल्जियम, इटली और स्विट्जरलैंड सभी पर इसने आक्रमण किया था। फ्रांसीसी क्रांति हुई कब? 1789 के अंदर। 1789 की क्रांति का संबंध किस देश से है? तो ये फ्रांस से रहेगा। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस के संविधान में क्या व्यवस्था की गई? तो भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून और केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया जाना। तो ये दोनों ही पॉइंट इसके अंदर रहेंगे। नेक्स्ट है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना को किसने जन्म दिया? तो फ्रांसीसी क्रांति ने। 1804 की फ्रांस की नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है।
नेपोलियन संहिता कब जारी की गई? 1804 के अंदर, 1804। इसकी विशेषता क्या थी? नेपोलियन संहिता जो जारी की गई थी उसकी विशेषता प्रशासनिक विभाजनों का सरलीकरण किया गया था, एक समान मुद्रा का प्रचलन किया गया और सामंती व्यवस्था का खात्मा किया गया था। इसके अंदर लाइप्जिग की लड़ाई किस वर्ष में हुई? लाइप्जिग की लड़ाई 1813 के अंदर, 1813 के अंदर हुई थी। किस वर्ष को नेपोलियन के पतन के रूप में माना जाता है? तो 1815 वाटरलू का युद्ध, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, पर्सा, ये रूस इन्होंने मिलकर के नेपोलियन को हराया था। 18वीं सदी में ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य था? यह हैब्सबर्ग साम्राज्य रहेगा। 18वीं सदी में यूरोप में कौन सा राष्ट्र राज्य विद्यमान था? तो इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ये कोई भी विद्यमान नहीं थे, क्योंकि 18वीं सदी तक यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ही नहीं हुआ था। वियना की संधि कब हुई? 1815 के अंदर, 1815 के अंदर वियना की संधि हुई। और इसके अंदर जो नेपोलियन को खत्म करके, इसके सुधारों को खत्म करके दोबारा से जो रूढ़िवादी विचारधारा है उसको लागू किया गया था। यूरोप के कुलीन वर्ग की क्या विशेषता थी? जमीन के मालिक थे, फ्रेंच भाषा बोलते थे और साझा जीवन शैली में बंधे थे। ये सभी ऑप्शन राइट रहेंगे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म मूलतः लेबर शब्द से लिया गया है। ये शब्द किस भाषा का है? तो लातिन भाषा का ये रहेगा। उदारवाद किस सरकार पर बल देता है? तो ये उदारवाद के अंदर सहमति से बनी सरकार पर बल दिया जाता है। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग कौन सा था? कुलीन वर्ग इस टाइम में सबसे शक्तिशाली वर्ग था। उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट है जॉलवेराइन शुल्क संघ की स्थापना। जॉलवेराइन शुल्क संघ, तो ये 1834 के अंदर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 1815 के अंदर नेपोलियन को किसने पराजित किया था? ब्रिटेन, प्रशा, ऑस्ट्रिया और रूस, ये चार जो उस टाइम राष्ट्र थे, इन्होंने मिलकर के नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन ने कितने राज्यों को मिलाकर जर्मन महासंघ बनाया? तो ये 39 राज्यों को मिलाया था इसने। जूसेपे मैत्सिनी और जूसेपे गैरिबाल्डी, ये किस देश के थे? तो ये इटली के रहेंगे। यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो मैत्सिनी था। यूरोप में यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? 1820 के अंदर। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? बर्न। यंग यूरोप बर्न, यंग इटली मैत्सिनी, ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे हम। कौन सा दशक यूरोप में भूख, कठिनाइयां और विद्रोह लेकर आया? तो 1830 का दशक। फ्रैंकफर्ट संसद का गठन कब हुआ? 1848 में। कौन सा प्रदेश 7 राज्यों में बंटा हुआ था? इटली। वियना संधि के पश्चात फ्रांस में सत्ता किसकी आई? बूर्बो वंश की। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता कब मिली? 1832 की कुस्तुनतुनिया संधि के द्वारा। कुस्तुनतुनिया संधि 1832 के द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी। लुइजे ऑटो पीटर्स कौन था? तो ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता था। जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी बुखार हो जाता है, ये मेटरनिख ने कही थी बात। जर्मनी के एकीकरण के लिए सम्मेलन कौन सा सम्मेलन था? तो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर बुलाया गया था। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जर्मनी एकीकरण के लिए सम्मेलन बुलाया गया था। जर्मनी के एकीकरण का प्रयास किस देश के द्वारा किया गया? प्रशा के द्वारा। जर्मनी के एकीकरण प्रक्रिया का जनक बिस्मार्क, ऑटो वॉन बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के पश्चात किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो विलियम प्रथम को। नेक्स्ट है इटली कितने राज्यों में बंटा हुआ था? ये पहले पढ़ चुके हम, 7 राज्यों में बंटा हुआ था। इटली के एकीकरण मैजिनी, काबूर, गैरिबाल्डी सारे ही रहेंगे। एक्ट ऑफ यूनियन 1707
स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में हुआ समझौता था, एक्ट ऑफ यूनियन, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में। इंग्लैंड में राष्ट्र राज्य स्थापित करने का श्रेय संसद को जाता है। इंग्लैंड में शानदार क्रांति कब हुई? 1688 के अंदर। कब हुई? 1688 में। इंग्लैंड में शानदार क्रांति ने किसकी शक्तियां छीन ली? तो राजतंत्र की शक्तियां इन्होंने छीन ली थी। किस एक्ट के द्वारा यूके, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम की स्थापना हुई? एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा हुई थी। लाल टोपी टूटी जंजीर स्वतंत्रता का प्रतीक मानी जाती थी। फ्रांस में स्वतंत्रता का प्रतीक किसे माना गया? तो मारियान को माना गया था। जर्मन राष्ट्र का रूपक या प्रतीक जर्मेनिया रहेगी। ये प्रतीक थे, यानी कि जैसे भारत माता को हम मानते हैं देवी के रूप में, उसी तरीके से मारियान और जर्मेनिया को फ्रांस और जर्मनी के अंदर माना जाता था। जर्मन बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता था। जर्मेनिया के जो मुकुट था उसके ऊपर बलूत के पत्ते लगे हुए थे, यानी कि बलूत के पत्तों का मुकुट जर्मेनिया को पहनाया जाता था। काला सागर और एड्रियाटिक सागर के मध्य के क्षेत्र को बाल्कन क्षेत्र कहा जाता है। ये राजनीतिक गतिविधियों, क्रांतिकारी गतिविधियों का सबसे गंभीर स्रोत यहीं से था। इमैनुअल द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था? तो ला टालिया, ये इनकी पत्नी का नाम था, इटली के शासक इमैनुअल द्वितीय की। वाटरलू की लड़ाई कब हुई? 1815 के अंदर वाटरलू की लड़ाई हुई। लौह और रक्त नीति का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो बिस्मार्क। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लौह और रक्त नीति का जन्मदाता बिस्मार्क को माना जाता है। गॉड सेव आवर नोबल किंग किसका राष्ट्रगान है? तो इंग्लैंड का राष्ट्रगान रहेगा। जूसेपे मैत्सिनी का जन्म कहाँ हुआ? तो जेनोवा के अंदर इसका जन्म हुआ था। जूसेपे मैत्सिनी, जेनोवा। अर्नेस्ट रेनन ने किस विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया? तो ये सोर्बोन विश्वविद्यालय था। आयरलैंड को बलपूर्वक यूके में कब शामिल किया गया? तो 1801 के अंदर, 1801 में। और सबसे आखिरी क्वेश्चन आज का, कुस्तुनतुनिया की संधि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता 1832 के अंदर मिली थी। आज की वीडियो हमारी इतनी रहेगी। वीडियो कैसी लगी है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।